डिफरेंस बिटवीन वीएम्स एंड कंटेनर्स, हम लोगों ने काफी लिहाज से डिफरेंट डिफरेंसेस पढ़े थे, तो बताएं आप लोग। जो है वो एक्चुअली आपके सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर रहा होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं। कंटेनर इज बेसिकली अ प्रोसेस दैट इज रनिंग, और वो बेसिकली आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल शेयर कर रहा होता है। सही, कोई और बताए। हमें 4-5 किस्म के डिफरेंसेस पड़े थे ना, ये तो चले एक उनमें से एक डिफरेंस हो गया। मेजर वाला यही है, लेकिन और भी तो काफी डिफरेंसेस हैं। सर वीएम जो है वो बनाने वक्त एक स्पेसिफिक मेमोरी साइज उसको एलोकेट कर दिया जाता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम लोग के क्या नाम है डॉक्टर के आर्किटेक्चर सेटअप करते हैं तो वो मेमोरी से बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। जब उसको ज़्यादा मेमोरी या जो रैम चाहिए होती है तो वो ज़्यादा मिलता है। जब उसको कब वो कोई भी प्रोसेस रनिंग नहीं होते तो वो बिल्कुल ही कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी यूटिलाइज नहीं करता। सही, ठीक है। और मेमोरी यूटिलाइजेशन कम होती है कंटेनर्स में, और वीएम में ज़्यादा होती है। स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होती है वीएम में, कंटेनर्स में कम चाहिए होती है। कंटेनर्स लाइट वेट हैं वीएम्स के मुकाबले में। ठीक है, कंटेनर्स में जो है जी मतलब लाइट वेट वाला जो पॉइंट है वो आप किस टर्म्स में कहेंगे? मतलब वो ऑब्वियसली मेमोरी और सीपीयू और हार्ड रिसोर्सेज के लिहाज से, रिसोर्सेज जिस तरह वीएम कंज्यूम करती है, कंटेनर्स उस तरह रिसोर्सेज नहीं कंज्यूम करते। मतलब कंज्यूम से मुराद उसमें ना दो चीजें आ जाएंगी कि एक तो आपको क्योंकि वीएम में फिक्स करनी पड़ जाती है, जी जी, डायनामिक जिसे कह लेंगे, डायनामिक एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ, एक तो चीजें उसमें फिक्स कर दिया गया कि आपने लेट से 4 GB रैम दे दी, चाहे बेशक अब आपकी एप्लीकेशन 1 GB यूज करनी है बट आपने 4 GB दे दी। सेकेंडली उधर आपका पूरा पूरा ओएस चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ओएस का अपना भी तो एक फुटप्रिंट है ना, ओएस अपनी भी तो एक मेमोरी लेगा। तो इस वजह से मतलब हाँ वो वही वाली बात है, लाइट वेट है वो, थोड़ा हैवी वेट बनता है। जी अदील आप कोई डिफरेंस करते हैं? जी, इसमें यह है कि एप्स आइसोलेटेड नहीं होती वीएम्स में, और जो है कंटेनर्स में एप्स आइसोलेटेड होती हैं। इसका ये डिफरेंस है। सही है, इसमें यही ना कि मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर डॉकर के इमेजेस खोल करके चला सकते हैं, जावा का अलग, डॉट नेट का अलग एंड इंजन अलग, लेकिन इसमें वीएमवेयर में आपको हर किसी की स्पेसिफिक अलग डिपेंडेंसी सब करनी पड़ेगी। ठीक है, सही है, मतलब हाँ ऑलमोस्ट सारे तकरीबन डिफरेंसेस हो गए। सो अगेन जस्ट टू रिवाइज, ये वीएम क्या है? हार्डवेयर लेवल की वर्चुअलाइजेशन है, एक बड़े हार्डवेयर के ऊपर वर्चुअलाइज्ड तरीके से छोटी छोटी वीएम्स बनी होती हैं जिनको आप मतलब यूज करके छोटे छोटे सब सिस्टम्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन वही आपके पास बड़ा सर्वर था, उसको आपने छोटे छोटे सब सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया, हर सब सिस्टम दूसरे से इंडिपेंडेंट चल रहा है, उसको नहीं पता कि वी आर ऑल होस्टेड ऑन द सेम सर्वर या वी आर ऑल होस्टेड ऑन द सेम हार्डवेयर, उसको नहीं पता, उसको वर्चुअली लग रहा है कि भाई मेरे पास जो है मतलब दैट इज द ओनली स्टोरेज स्पेक या दैट इज द ओनली स्पेक दैट वी हैव। कंटेनर्स में ओएस लेवल की वर्चुअलाइजेशन हो रही है कि कंटेनर्स को भी लग रहा है कि मेरे पास पूरा पूरा ओएस है, बट इन एक्चुअल वो होस्ट ओएस का बेसिकली कर्नल शेयर कर रहे हैं। होस्ट ओएस का वो कर्नल शेयर कर रहे होते हैं, ओएस उनका अपना हो सकता है, ओएस उनके अपने डिफरेंट, जस्ट सिर्फ ये कि वो वाला ओएस हो सकता है जिसका कर्नल सेम हो विद द होस्ट ओएस। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका होस्ट ओएस लिनक्स का कोई भी फ्लेवर है तो आपका कंटेनर ओएस भी लिनक्स का कोई भी फ्लेवर हो सकता है। अगर आपका होस्ट ओएस विंडोज ओएस है
तो आपका जो कंटेनर ओएस है वो भी विंडोज का कोई भी फ्लेवर हो सकता है। मतलब मेजर डिफरेंस ऑब्वियसली यही बनता है। सेकेंडली ये कि कंटेनर्स लाइट वेट है, कंटेनर्स जितनी उनको मेमोरी चाहिए होती है उतनी यूज करते हैं, बाकी मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वो एज अ प्रोसेस रन हो रहे हैं ऑन द होस्ट ओएस, तो वो ऑब्वियसली जैसा एक होस्ट ओएस पे प्रोसेस चल रहा है, जैसे क्रोम चल रहा है, उसको जितनी मेमोरी चाहिए होती है ले लेते हैं, जब नहीं चाहिए होती है आप क्रोम एग्जिट करते हैं तो सारी मेमोरी वापस हो जाती है। तो सिमिलरली जितनी मेमोरी आपके एक कंटेनर को चाहिए होगी वो यूज करेगा, जितनी नहीं चाहिए वो रिलीज पैक कर देगा, मतलब छोड़ देगा। आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाएगी, ना कि आपको कहीं पे कुछ फिक्स करना पड़ जाएगा। थर्डली कंटेनर्स फास्ट होते हैं। क्यों फास्ट होते हैं? क्योंकि अगेन वही ओएस बूट हुआ है, पहले ही कर्नल चल रहा है, तो वो कंटेनर्स इसलिए काफी फास्ट हैं एज कम्पेयर टू वीएम। पीएम को चलना पड़ेगा, वेट करते हैं आप, वो सारी चीज। फिर आ गया कंटेनर्स आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड होने का क्या मतलब होता है कि आपके होस्ट ओएस पे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, कंटेनर्स को उसका नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर आपके होस्ट ओएस पे पाइथन 3.7 इंस्टॉल्ड है, तो कंटेनर जो चलेगा उसको नहीं पता कि पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं, वो अपना सारी डिपेंडेंसीज अपने साथ लेकर आएगा, उसको होस्ट की डिपेंडेंसीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो टोटली इंडिपेंडेंट चलेगा होस्ट ओएस की डिपेंडेंसीज से, जो कंटेनर का ओएस होगा या कंटेनर पे जो आप चीजें चला रहे होंगे। दूसरे एंड पे ऑब्वियसली जब आप वीएम की बात करते हैं तो वीएम में अगर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी दैट विल बी यूजिंग द बेसिकली बाइनरीज और लाइब्रेरीज ऑफ द होस्ट ओएस, और इसी तरह से वर्क मतलब चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली दैट इज नॉट एन आइडियल थिंग टू डू, क्योंकि उसमें वही वाली बात है, डिपेंडेंसीज के मसले आ जाते हैं, वर्जनिंग के मसले आ जाते हैं, बाकी चीजें के इश्यूज आ जाते हैं। सो ये मेजॉरिटी डिफरेंसेस मतलब ये बनते हैं कंटेनर जब एक चलता है और एक वीएम चलता है। अच्छा, मैं थोड़ी सी और आपको कंटेनर के बारे में डिटेल बता दूं, कंटेनर्स होते क्या है और मतलब शुरू कहाँ से हुए थे। सो ये अगेन ये और डिटेल है, मतलब अगर कभी आप कहीं पे पढ़ें कि बेस क्या है कंटेनर की, तो आपको मतलब शायद हो सकता है ये पॉइंट्स मिलें। कंटेनर की दो मेन चीजों की बेस थी जो कि लिनक्स के कर्नल पे चीजें ऐड हुई थी। दो मेजर कॉन्सेप्ट्स कह लें जो कि लिनक्स के कर्नल में ऐड हुई थी 2007 में। सो अगेन कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट 2007 से चलता आ रहा है। 2013 में आके डॉकर ने सिर्फ उसको कंटेनर्स को चलाना आसान कर दिया था, शिप करना आसान कर दिया था, इमेजेस को शिप करना, इमेजेस को पुल करना, बिल्ड करना आसान कर दिया। बट कंटेनर्स 2007 से चलते आ रहे हैं, और ये गूगल के इंजीनियर्स ने मतलब लिनक्स के कर्नल में चीजें ऐड की थी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेम स्पेसेस। नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, जब भी एक प्रोसेस चले, फॉर एग्जांपल जब भी कोई प्रोसेस चले आपके होस्ट ओएस पे या किसी भी ओएस पे, लिनक्स पे, तो वो अपनी एक इंडिपेंडेंट नेम स्पेस में चले। जब भी एक प्रोसेस चले वो एक अपनी इंडिपेंडेंट नेम स्पेस में चले, जिस नेम स्पेस में मतलब आपका जो प्रोसेस चल रहा है इट डज नॉट नो कि अदर प्रोसेसेस जो अदर नेम स्पेस में चल रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस प्रोसेस डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्रोसेस, या उसको रिसोर्सेज शेयर नहीं कर सकता या उसकी बाकी चीजें वो शेयर नहीं कर सकता। सो दिस प्रोसेस डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्रोसेस। और कंटेनर्स की पूरी बेस ही ये है कि एक प्रोसेस जो कि होस्ट ओएस पे चल रहा है बट इट इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस प्रोसेस विच इज रनिंग इन अनदर नेम स्पेस। इसी तरह से जैसे अगर मेरे पास लोकल मशीन पे पाइथन इंस्टॉल्ड होती है, तो मेरे कंटेनर को नहीं पता कि पाइथन इंस्टॉल्ड है मेरी लोकल मशीन पे। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड है, वो उसके रिसोर्सेज शेयर नहीं कर सकता, वो उसकी कोई चीज शेयर नहीं कर सकता एज मैटर। और इसी तरह एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से सेपरेट है, बट यू कैन हैव टू प्रोसेसेस इन द सेम नेम स्पेस। जब वो सेम नेम स्पेस में आ जाएंगी
तो वो दोनों ऑब्वियसली आपस में एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ चीजें कर सकते हैं। तो वो एक अलग मतलब कॉन्सेप्ट आ जाता है जब हम क्यूबरनेटिस में खैर देखेंगे। जब हम 2 कंटेनर्स एक साथ चला रहे होंगे तो वो 2 कंटेनर्स बेसिकली एक नेम स्पेस का पार्ट बन जाते हैं, और वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, बाकी चीजें करते हैं। बट फॉर नाउ अभी तक हमने जितने कंटेनर चलाए वो सब इंडिपेंडेंट चल रहे थे एक दूसरे से। एक कंटेनर को नहीं पता कि दूसरे कंटेनर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बिकॉज इट इज रनिंग इन अ सेपरेट नेम स्पेस। इसी तरह जो एट द एंड जो भी आप कंटेनर चलाएंगे वो चलेगा एज अ होस्ट ओएस ऑन द एज अ प्रोसेस ऑन द होस्ट ओएस। जो भी कंटेनर चलेगा वो एक प्रोसेस है ऑन द होस्ट ओएस, बट इन एन आइसोलेटेड वे। और डॉकर उसको हैंडल कर रहा है। मतलब डॉकर ने सिर्फ क्या अच्छा काम किया, यही जो हैंडलिंग करना, कि आपको एक यूआई में दिखा दिया कि भाई डॉकर पीएस करूंगा, मतलब मैं अगर लिखूंगा तो मुझे वो कंटेनर्स दिखा देगा। तो एक्चुअल दीज आर प्रोसेसेस रनिंग ऑन द होस्ट ओएस। सिर्फ डॉकर उसको एक अच्छी तरह से पेश कर रहा है, जो कि मतलब विच मीन्स कि वो अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ मतलब सिर्फ उसको दिखा रहे, इसलिए डॉकर पॉपुलर हो गया उस वक्त। डॉकर ने मतलब बहुत बड़ी एक जंप मार दी। उससे पहले क्या होता था, आप मैनुअली टार बॉल्स होती थी वो शेयर कर रहे होते थे एक दूसरे के साथ, और मैनुअली टार बॉल्स लेके काम चल रहे थे। तो ये गूगल वाले इवन मैनुअल टार बॉल्स पे चल रहे होते थे। तो डॉकर की कंपनी ने वो वाला मसला हल किया था जब ये अपना सोल्यूशन लाए थे डॉकर का। और फिर गूगल ने क्यूबरनेटिस उसी से 1-2 साल, क्योंकि क्यूबरनेटिस इवन बहुत पहले से यूज हो रहा था गूगल के अपने इंटरनल सिस्टम्स में। सिर्फ मसला क्या था कि वो टार बॉल्स शेयर कर करके चलाते थे उसको, इसीलिए 2013 में इन्होंने डॉकर निकाला। तो 2014 में गूगल ने क्यूबरनेटिस को ओपन सोर्स कर दिया, क्योंकि उनके पास पूरा फ्रेमवर्क तो पहले ही था और उन्होंने लेकिन उसको ओपन सोर्स कर दिया। व्हाट आर टार बॉल्स? टार बॉल्स जैसे मैंने बोला था एक जिप फाइल्स होती हैं। तो जिप फाइल होती है जो इमेज एक बनती है, बेसिकली इमेज बेसिकली जिप फाइल ही होती है या टार बॉल होती है। टार बॉल बेसिकली आप जिप फाइल ही समझे, मतलब जिप फाइल ही होती है। डॉट जिप की एक एक्सटेंशन होती है, एक डॉट टार की एक्सटेंशन होती है, विच इज यूज्ड फॉर क्या कहना चाहिए, टू शिपिंग फाइल्स, टू शिप या टू कंप्रेस्ड फाइल्स एंड देन शिप इट। सो बेसिकली टार बॉल्स वो होती हैं। तो पहले आप उस तरह से कर रहे थे, तो फिर आप जी ये टार जीजी फाइल्स लिनक्स यही वाली। सो ये आप बेसिकली शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ, एंड देन यू वर बेसिकली आप दूसरे के साथ शेयर कर। अब आप क्या करते हो, आप एक इमेज बना के पुश कर देते हो। एक्चुअल में बैकएंड पे टारबॉल ही जारी होती है। जब मैं करता हूँ डॉकर पुल और कोई भी इमेज में आगे लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल CentOS 8, तो बैकएंड पे एक टारबॉल ही पुल हो रही है जो कि डॉकर हब पे पड़ी है। सिर्फ ये है कि डॉकर उसको अब मुझे यूआई के फॉर्म में मतलब एक कमांड के थ्रू कर रहा है, रादर देन मी पुलिंग द टार बॉल। मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं एक स्पेसिफिक जगह पे रख रहा हूँ, उसको मैनेज कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपने भी अगर पुल करनी है तो आप ये कमांड चला देंगे, तो बैकएंड पे कैसे हैंडल कर रहा है। अब वो टार बॉल वाली बात इसलिए मतलब कभी आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बैकएंड पे अभी भी वो टार बॉल ही कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करे, क्योंकि नाउ डॉकर हैज मेड थिंग्स इजियर फॉर अस। और दूसरा कॉन्सेप्ट है सी ग्रुप्स का। मैंने नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट बता दिया कि यार एक प्रोसेस कैन रन इन इट्स ओन नेम स्पेस, वेयर एज द अदर प्रोसेस रनिंग इन अनदर नेम स्पेस विल नॉट इवन नो या कैनॉट शेयर द रिसोर्सेज या कैनॉट मेडल या इंटरफेयर विद द रिसोर्सेज ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस। और दूसरा कॉन्सेप्ट है सी ग्रुप। सी ग्रुप है कैपेसिटी ग्रुप्स। कैपेसिटी ग्रुप्स का पर्पस ये था कि मैंने आपको कहा था कि कंटेनर्स में यू कैन लिमिट द मेमोरी। जैसे वीएम में हम पहले ही बता देते हैं कि कितनी रिसोर्सेज मिलेंगी, अब वो चाहे यूज करे ना करे बट आपने बता जरूर दिया। कंटेनर्स में ऑन द अदर हैंड आप क्या कर सकते हो, आप बताते नहीं हो कि इसको मिनिमम मेमोरी कितनी चाहिए, बट यू कैन रिस्ट्रिक्ट कि यार इस प्रोसेस को 2 GB से ज्यादा मेमोरी ना मिले। उसका फायदा क्या होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन मतलब हैक हो जाए या आपकी एप्लीकेशन
फॉर एग्जाम्पल आपने अच्छा कोड नहीं लिखा हुआ, अच्छी गार्बेज कलेक्शन नहीं की हुई, तो क्या होगा, वो मेमोरी ज्यादा से ज्यादा यूज करता जाएगा। जब वो मेमोरी ज्यादा से ज्यादा यूज करता जाएगा तो बाकी प्रोसेसेस फेल होने का खतरा है। जैसे कि क्रोम होता है, क्रोम अगर आप ज्यादा टैब्स खोल दें तो बाकी सारे प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं। व्हाट इफ मैं क्रोम पे एक लिमिट लगा दूं कि क्रोम लेट से 4 GB रैम से ज्यादा ना ले, ताकि बाकी मेरे प्रोसेसेस इसकी वजह से स्लो ना हो, मेरी बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं वो चाहे बेशक क्रोम स्लो हो जाए, बिकॉज क्रोम अब अपनी लिमिट से ज्यादा जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्रोम स्लो हो जाए बट मेरे बाकी प्रोसेसेस इसकी वजह से ना हो, क्योंकि क्रोम अगेन आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा मेमोरी लेता है। तो मैं नहीं चाहता कि क्रोम की वजह से मेरे बाकी सारे प्रोसेसेस स्लो हो जाएं या वो खत्म हो जाएं या डिलीट हो जाएं। सो सी ग्रुप्स का क्या है, कैपेसिटी ग्रुप। आपने कैपेसिटी बता दी कि इस प्रोसेस को इतनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं जानना चाहिए। वही वाली बात है, 2 GB रैम से ज्यादा ये वाला प्रोसेस नहीं लेगा। अगर लेगा तो वो प्रोसेस या तो रीस्टार्ट कर दिया जाएगा, या मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई और एक्शन लिया जाएगा, या उसको लेने नहीं दिया जाएगा। बस आसान अल्फाज में उसको इससे ज्यादा मेमोरी नहीं लेने दी जाएगी। सो ये दो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि बेसिस ऑफ कंटेनर्स, तो ये दो कॉन्सेप्ट है, नेम स्पेस, प्रोसेस इन वन नेम स्पेस कैन नॉट इंटरफेयर विद अनदर। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? लिमिट द कैपेसिटी that a process can use, for example limit। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 2 GB मिल गई है। अगेन ये जब मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रोसेस को या इस कंटेनर को 2 GB मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसको लेट से जितनी भी मिली हुई है, जितनी भी चाहिए है, वो यूज करेगा, करता जाए, बट 2 GB से ज्यादा नहीं जाएगा। जैसे वीएम में तो फिर हम अगेन स्पेसिफाई कर देते थे कि 2 GB मिल जाए इसको, इधर वो यूज करे ना करे या जो भी, बट इधर वी आर लिमिटिंग इट टू 2 GB। सो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। कभी आप अगर डिटेल पढ़ रहे हो कंटेनर्स की तो आपको ये दो चीजें अक्सर मिलेंगी। कैन प्लीज एक्सप्लेन नेम स्पेस, व्हाट इज नेम स्पेस? अगेन मैं बताया, नेम स्पेस आप उन्होंने उसको बड़े लेवल की एक चीज रखते हैं कि एक प्रोसेस को, अब हर प्रोसेस को नेम स्पेस में रन करना शुरू कर दिया। तो एक प्रोसेस को जब एक नेम स्पेस एलोकेट हो गई, सो इट कैन नॉट इंटरफेयर और इट कैन नॉट शेयर द रिसोर्सेज और अदर थिंग्स विद अनदर प्रोसेस इन अनदर नेम स्पेस। नेम स्पेस एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। एक फिजिकल उसका जैसे कि वही वाली बात ना कि आपको स्कूल में होते हैं तो आपको एक क्लासरूम में रख दिया जाता है, तो हर बच्चे को एक एक क्लासरूम में साइन हो गया लेट से, तो एक बच्चा जो एक क्लासरूम में है वो दूसरे बच्चे जो दूसरे क्लासरूम में उससे बातें नहीं कर सकता। सो क्लासरूम इज अ फिजिकल डिवीजन, बट नेम स्पेस इज नॉट अ फिजिकल डिवीजन, इट्स अ वर्चुअल डिवीजन जो कि आप प्रोसेसेस की करते हैं व्हेन इट कम्स टू बेसिकली रनिंग प्रोसेसेस। अच्छा, अगला क्वेश्चन था एक्सप्लेन डॉक्टर। अच्छा एक मिनट, एक मैसेज आया हुआ था। देखिए, असाइनमेंट की जो सबमिशन होती है ना, आई बिलीव वो ओपन होती है, आप सबमिट करा सकते हैं किसी भी टाइम। वो लेट सबमिशन मार्क हो जाती है उधर, क्योंकि मुझे शो हो जाता है कि यार लेट सबमिशन हुई है इनकी, तो आप सबमिट जरूर करा सकते हैं। इफ अगर आपका कोई जेन्युइन इशू था और आप नहीं मतलब करा सके, मुझे आप बता दें बस। सो ऑब्वियसली जब मैं मार्क कर रहा हूँ, सो या खैर वैसे भी मैं मतलब इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, अगर आपने सबमिशन इसके बाद भी कराना चाहते हैं सो ऑब्वियसली मोर देन वेलकम। मेरे लिए ये मैटर करता है कि आपने सबमिशन कर दी है, रादर देन ये मैटर करेंगे मतलब किसी वजह की वजह से आप नहीं करा सके। सो जैसे अब ये लेट सबमिशन है, सो यू कैन ऑल्सो लेट सबमिट योर असाइनमेंट, वो इशू नहीं होगा उसकी मार्किंग में। मतलब जिस वो जो आपने काम किया होगा उसी के बेसिस पे मार्क होगा। लेट की वजह से उससे शायद 1-2 नंबर कम हो जाए, बट लेकिन ऑब्वियसली दैट डज नॉट मैटर दैट मच। तो मतलब ये किसी का क्वेश्चन था कि डेली वो उसकी वजह से दे के नॉट
कंप्लीट द असाइनमेंट। तो ये बाकी सबके लिए भी, अगर किसी को अभी भी असाइनमेंट करनी है तो वांट टू कंप्लीट इट तो कर लें, सबमिट करा दें, कोई ऐसा मतलब बड़ा इशू नहीं है। एक्सप्लेन डॉकर आर्किटेक्चर। डॉकर के आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है? सर जो डॉकर का आर्किटेक्चर है, डॉकर ना यूजुअली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज करता है, और उसमें वो डॉकर डेमन से अपनी सारी वो करता है जो कम्युनिकेशन होती है, और आगे डॉकर डेमन जो सा होता है वो आगे से जो भी उसको बिल्ड करता है उसको रन करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है डॉकर कंटेनर्स को। डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या मतलब है आपका? डिस्ट्रीब्यूट सर डॉकर कंटेनर्स को की जो सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इमेजेस। हाँ, यस सर, इमेजेस। यस सही। क्लाइंट क्या होगा? सर वो मैंने ये डॉकर यूआई होता है, इंटरफेस बेसिकली शेल के अंदर जहाँ पे हम ये डॉकर रन कर रहे हैं या कमांड्स को दे रहे होते हैं। CLI, बेसिकली CLI हम क्लाइंट कहेंगे। जी जी डॉकर डेमन आपका सर्वर होगा जो कि एक्चुअल मतलब कमांड्स मैनेज कर रहा है, एक्चुअल रिसोर्सेज मैनेज कर रहा है, इमेजेस हो गई, कंटेनर्स हो गए, कुछ भी हो गए। और रजिस्ट्री क्या होगी? रजिस्ट्री बेसिकली जहाँ पे सारे इमेजेस पड़े हुए होते हैं, जब हम डॉकर कोई कमांड चलाते हैं वहाँ रजिस्ट्री से वो पुल करता है। अगर तो लोकली हमारे पास पड़ा है तो वहीं से एग्जीक्यूट रन हो जाता है, और अगर नहीं तो पहले वहां से वो पुल होता है इमेज और फिर हमारे पास रन होता है। सही। तो अब सही का कि मतलब ये तीन मेजर आर्किटेक्चर के मतलब कंपोनेंट्स हैं, क्लाइंट, सर्वर और रजिस्ट्री। रजिस्ट्री से इमेजेस पुल होती हैं, आप पुश भी कर सकते हैं नई इमेज बना के, जो कि कोई और बंदा उसको पुल कर ले। और मतलब हाँ, ये तीन चीज। राइट कमांड टू रन कंटेनर्स इन बैकग्राउंड एंड मैप लोकल पोर्ट 8080 टू कंटेनर्स 90 पोर्ट। सो इधर ही मैं लिख देता हूँ। अच्छा, क्या होगी बताएं? डॉकर रन हम्म, -d सही है। पब्लिश, फिर पब्लिश का सही है। उसके साथ 8080 कॉलन 90 आगे इमेज का नाम। ठीक है, ये डी से ये होगा, सिर्फ बैकग्राउंड में चलेगा, डिटैच्ड मोड में चलेगा, मतलब आपका टर्मिनल डिटैच्ड में चल गया। और अगर इंटरएक्टिवली चलाना है तो -IT करके, आई इंटरएक्टिव के लिए और टी से आपका टर्मिनल उसके साथ अटैच हो जाएगा। सर इसमें एक क्वेश्चन था, इसमें डैश डैश नेम भी ऐड हुआ हुआ था, वो किस पर्पस के लिए? वो अगर हम इमेज का कोई नाम स्पेसिफाई करते हैं उसके लिए होता है? कंटेनर का नाम, अगर आप कंटेनर चला रहे हैं, आप कंटेनर को एक नाम देना चाहते हैं, अभी जब आप चलते हैं तो कंटेनर को एक रैंडम नाम मिलता है, फिर ठीक। मतलब या फिर आप आईडी की बेसिस पे कमांड, जैसे मैंने कहा था लॉग्स देखने हैं, सो फिर आप क्या कर सकते हैं, डॉकर लॉग्स आगे कंटेनर का नाम, या डॉकर लॉग्स कंटेनर की आईडी। कंटेनर की आईडी का नुकसान ये है कि आपको हर दफा आईडी ढूंढनी पड़ेगी, और आज हम नाम का मतलब एक और फायदा भी देखेंगे, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ नेम इन नेटवर्किंग। तो सही होगा, ठीक हो। अगला क्या है, राइट कमांड टू रन कंटेनर्स इन फोरग्राउंड। इसको मैं -D कर दूं क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है बैकग्राउंड चलाना। फोरग्राउंड के लिए वही सिर्फ डॉकर रन -IT आगे इमेज का नेम। ये दोनों कमांड सही हैं, डॉकर रन भी और डॉकर कंटेनर रन भी, बिकॉज ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले डॉकर रन के थ्रू होती थी, अब उन्होंने उसको सब कमांड्स के अंदर डिवाइड कर दिया है।
राइट कमांड टू सी लॉग्स ऑफ कंटेनर क्या है? डॉकर डिस्क्राइब की कमांड है। नहीं सर, पहले हम इसके डॉकर अंदर कंटेनर डॉकर लॉग्स। डॉकर कंटेनर लॉग्स, आगे कंटेनर नेम और आईडी। अब इसमें कंटेनर नेम या कंटेनर की आईडी यूज हो रही होगी, जो भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, -IT मैं nginx चला देता हूँ और डॉकर कंटेनर लॉग्स, और ये पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉकर PS, क्योंकि मैंने उसको कोई नाम नहीं दिया। क्योंकि मैंने उसको नाम नहीं दिया तो मैं ऑब्वियसली किस के लॉग्स देखना चाहता हूँ, तो वो मैं इस कंटेनर के लॉग्स देखना चाहता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये उसने एक रैंडम नाम दे दिया, प्राइसलेस विलियमसन, और ये उसको एक कंटेनर आईडी मिल गई। सो नाउ इफ आई वांट टू सी द लॉग्स, तो मैं क्या करूँगा, डॉकर कंटेनर लॉग्स और आगे कंटेनर की आईडी या कंटेनर का नाम। तो आप देख सकते हैं ये वही मुझे लॉग्स शो कर रहा है, जो कि क्योंकि इधर तो मैं अटैच्ड हूँ इसलिए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर मैं डिटैच्ड मोड में चलाता तो फिर ओनली दिस इज द वे टू सी द लॉग्स ऑफ द कंटेनर। और राइट कमांड टू पुल इमेज, ये क्या होगी? डॉकर डॉकर आगे इमेज उसका नाम जो भी करनी है। डॉकर इमेज डॉकर पुल और आगे इमेज का नाम। तो ये सारे कमांड्स जो कि क्विज के थे वो शेयर मैंने कर दिए। अगेन जो ये मतलब मैं क्विज करता हूँ, इसका पर्पस आपको भी यही है कि रिवीजन भी हो जाए, आप लोगों को अपना भी पता चल जाए कि किसको कितना काम आता है, किसको कितना नहीं आता। एंड ऑब्वियसली यू राइट द आंसर्स योरसेल्फ, ताकि आपको पता हो इंटरव्यू के लिए, बाकी चीज़ों के लिए यू आर रेडी। अच्छा, अच्छा, तो ये हो गया कंटेनर वर्सेस VM, हम अगेन डिस्कस कर चुके ये सारी चीज़ें। ये आर्किटेक्चर आ गया, ये हम लोगों ने उसकी वो देख ली, ये सारी डिफरेंट कमांड्स हैं। मैं यहाँ चीट शीट भी किसी ने शेयर की हुई थी, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। अगर क्योंकि अभी ऑब्वियसली आप, मैं नहीं कभी भी अभी आपको कहूँगा कि आप डॉकर UI से चीज़ें कर रहे हो, डॉकर UI से ना करें, अभी आप कमांड सीखें, कमांड से काम करें, या वो चीज़ें करें। तो ये सारी कमांड बेसिकली दी हुई है कंटेनर रन से, ये होगा पोर्ट। अच्छा, ये पब्लिश जो होती है बेसिकली इसके दोनों तरीके होते हैं, डैश डैश पब्लिश और डैश पी। सो दोनों फ्लैग्स मतलब एक ही काम कर रहे हैं। डैश डैश पब्लिश कभी हो गया, डैश पी कभी हो गया, आगे आपने नाम दे दिया, आगे आपने इमेज का नाम एंड में दे दिया। इसी तरह यूं कर दिया, इसी तरह अगर वो टैग के साथ इमेज देनी है तो :7 या कॉलन आगे कोई भी टैग दे दिया तो वो रिस्पेक्टिव टैग पुल हो गया। PS से वही देख लिया। कंटेनर प्रून से क्या होगा, जितने भी स्टॉप्ड कंटेनर है, फॉर एग्जांपल ये मेरा कंटेनर अभी चल रहा है तो ये डिलीट नहीं होगा, बट इसको अगर मैं स्टॉप कर देता हूँ तो डॉकर कंटेनर प्रून, अभी आप देख सकते हैं कि मेरा एक कंटेनर PS-A में एक कंटेनर एग्जिटेड स्टेट में है। तो मैं क्या करूँगा, एक ऑप्शन तो ये है मैं RM करके इसको क्लिक कर दूं, मतलब इसकी आईडी, लेकिन वो अगर 20 कंटेनर हैं तो सबको मैनुअली एक एक को रिमूव करने से बेहतर आप डॉकर कंटेनर प्रून करें। वो आपको कह रहा है दिस विल रिमूव ऑल स्टॉप्ड कंटेनर्स, तो वो स्टॉप्ड कंटेनर्स को रिमूव कर देगा अगर आपको वो नहीं चाहिए। अगेन मैंने आपको बताया था, अगर आपको चाहिए है बाद के लिए, फ्यूचर पर्पसेस के लिए, तो फिर आप कोशिश यही करेंगे कभी प्रून की कमांड ना चलाएं, बिकॉज जितना आपने चेंजेस की होंगी वो सब उड़ जाएंगी उस एक कंटेनर पे, मतलब। तो ये आपकी प्रून की कमांड होगी। इमेजेस से जितनी इमेजेस आपके लोकल मशीन में पड़ी हैं वो शो हो जाएंगी। पुल करना है तो वो हो गया, कंटेनर स्टॉप करने हैं, कंटेनर RM करना है, रिमूव हो जाएगा। अगर एक रनिंग कंटेनर को रिमूव करना है तो -F फोर्सफुली से वो रनिंग कंटेनर रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये हो गई हमारी बेसिकली कंटेनर से रिलेटेड की सारी डिस्कशन। अब हम आते हैं
कि अगर हमने 2 कंटेनर्स चलाने हैं और उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, हम लोगों ने शुरू में यही कहा था ना कि माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे और वी विल बेसिकली उन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन करवाएंगे, उन दोनों की आपस में एपीआई कॉल्स सेंड होंगी, उनकी कम्युनिकेशन होगी। सो उसके लिए क्या है, उसके लिए डॉकर नेटवर्क्स का तरीका है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी आप एक कंटेनर चलाते हैं वो एक प्राइवेट नेटवर्क, अपने प्राइवेट नेटवर्क में चल रहा होता है, कोई और कंटेनर उसको रीच नहीं कर सकता एज सच, मतलब कोई उसको उसके नाम से उसकी चीज से एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसकी आईपी मिल जाए फिर आप एक्सेस कर सकते हैं, उसकी प्राइवेट आईपी जो होती है, बट यू कैन नॉट एक्सेस अ कंटेनर बाय इट्स नेम फ्रॉम अनदर कंटेनर। सो डॉकर नेटवर्क्स इसके लिए यूज होते हैं टू बेसिकली enable communication between 2 containers. Each container connected to a private virtual network bridge. Bridge एक टाइप है, नेटवर्क की ड्राइवर है, अभी हम देखेंगे। Each virtual network routes through NAT firewall on host IP. So basically जितने भी कंटेनर्स हैं, जो भी पब्लिक कॉल ये करेंगे या मतलब पब्लिक एक कॉल जाएगी वो मेरे होस्ट से होके जा रही होगी, तो उनको मेरी होस्ट आईपी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉल कंटेनर से बैठ के गूगल को भेज रहा हूँ तो गूगल को क्या आईपी मिलेगी, मेरे कंप्यूटर की आईपी मिलेगी। मतलब ये अगेन नेटवर्क की डिटेल है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उनमें काफी आप में से हो सकता है उनको ना पता हो कि नेट का क्या मतलब होता है या आईपी हमारी पब्लिक आईपी होने का क्या मतलब होता है, मैं इसलिए उनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ऑल कंटेनर्स ऑन अ वर्चुअल नेटवर्क, मतलब ऑन अ सेम वर्चुअल नेटवर्क कैन टॉक टू ईच अदर। तो अगेन अगर आपने 2 कंटेनर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है तो आपको उनको एक नेटवर्क पे लाना पड़ेगा। बेस्ट प्रैक्टिस इज टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल नेटवर्क फॉर ईच एप्लीकेशन। अगेन जब मैं एप्लीकेशन कहूंगा, एप्लीकेशन का मतलब है वन ऐप विच कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज। तो ये बात याद रखिएगा, जब जब मैं एप्लीकेशन का कहीं पे भी वर्ड होगा इसका मतलब माइक्रो सर्विस नहीं है, इसका मतलब है द मेन ऐप। फॉर एग्जाम्पल दराज एक एप्लीकेशन है, उसके पीछे 20 माइक्रो सर्विसेज हो, 30 हो, 40 हो, वो डिपेंड मतलब करता है, लेकिन एप्लीकेशन वो एक है। तो एक एप्लीकेशन के लिए या एक सब मॉड्यूल के लिए यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क। कैन अटैच कंटेनर्स टू वन और मोर देन वन वर्चुअल नेटवर्क। सो अगेन आप एक से ज्यादा भी नेटवर्क को मतलब एक ही कंटेनर एक भी नेटवर्क पे अटैच्ड है और वही दूसरे नेटवर्क पे भी अटैच्ड है, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। इसके फायदा क्या होता है हम इसको डिस्कस भी करेंगे बाद में कि एक कंटेनर को एक से ज्यादा नेटवर्क पे रखने का क्या फायदा है। और यू कैन स्किप वर्चुअल नेटवर्क्स एंड यूज होस्ट आईपी दैट इज नेट इक्वल्स टू। तो अगर मैं ये वाला सेटअप करूंगा सो बेसिकली होगा क्या कि जो मैं ये पोर्ट वाली चीज करता हूँ या पब्लिश वाली चीज करता हूँ फिर ये चीज वर्क नहीं करेगी। फिर क्या होगा, फिर यू विल बी रनिंग ऑल द कंटेनर्स ऑन योर होस्ट, ऑन योर लोकल होस्ट बेसिकली। तो अभी मैं जब इंजन जैसे चलाया मैंने और मैंने लिखा कि फॉर एग्जांपल ये चीज 8080:80, तो इसने बेसिकली किया क्या, एक नया नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क के 80 पे मेरा इंजन चलना शुरू हो गया और फिर मेरे लोकल होस्ट के 8080 को उसने उस कंटेनर के नेटवर्क के 80 पे मैप कर दिया। बट अगर मैं नेटवर्क इक्वल्स टू होस्ट लिखूंगा तो क्या होगा कि मेरा ये चीज मुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर कंटेनर किस पे चल रहा होगा, डायरेक्ट मेरे होस्ट पे चलेगा। सो डायरेक्ट मेरी 80 यूज होना शुरू हो जाएगी इंजन को चलाने के लिए। क्योंकि इंजन 80 पे चलता है तो ये मैपिंग फिर मैं नहीं कर सकता, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कैटेगोरिकली मेरे होस्ट की पोर्ट 80 यूज करना शुरू हो जाएगा। और अगर वो पहले से यूज्ड है देन यू कैन ऑब्वियसली डिलीट इट, मतलब फिर नहीं चलेगा, फिर आपको कोई एरर आएगा। एंड व्हाट क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट में प्रोसेस, देखिए प्रोसेसेस क्या है, प्रोसेस एक कोई भी आप कह सकते हैं कोई टास्क रन हो रहा है। जैसे अगर आप टास्क मैनेजर कभी खोलें तो वो अक्सर आपको दिखाता है कि यार आपके बेसिकली क्या रन हो रहा है, क्या क्या मतलब प्रोसेसेस सॉर्ट ऑफ रन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कुछ तो जूम अब जैसे चल रहा है, क्रिस्प एक एप्लीकेशन है, टर्मिनल चल रहा है, स्लैक चल रहा है, फाइंडर है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट प्रोसेस। और कुछ अब आप देख सकते हैं सिस्टम लेवल के प्रोसेसेस हैं, अब जैसे ये पार्स समथिंग, सिस्टम स्टैट्स। तो
कुछ प्रोसेसेस ऑब्वियसली ओएस चला रहा है बैकएंड पे, जो कि हमें नहीं पता कि मतलब क्यों चला रहा है, कैसे चला। इसी तरह जो वायरसेस होते हैं, जब हम कहते हैं भाई हमारे पीसी में वायरस आ गया है, तो वो होता ही यही है, एक प्रोसेस कोई ना कोई आपके सिस्टम में ऐड करवा देता है और वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, आपको पता भी नहीं होता, और वो वायरस चल रहा है। या की लॉगर, अगर आपको पता हो, और की लॉगर एक प्रोसेस होता है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा होता है, और जो जो की आप एंटर करते हैं वो उसको जारी होती है, या वो कहीं पे पुश कर रहा होता है कि अच्छा ये की एंटर हुई है। तो उससे वो करता क्या है, उससे वो आपका पासवर्ड पकड़ लेता है, जहां जहां आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होगा, टाइप किया होगा, वो उसके पास चला गया, एंड ही कैन ऑब्वियसली इजीली फाइंड दैट। तो ये प्रोसेसेस हैं जो कि आपके ओएस पे चल रहे हैं। ओएस का क्या काम है, उन प्रोसेसेस को हार्डवेयर लेवल पे रन करना, मतलब जो वो कर्नल की जो चीज है वो क्या करता है, इन प्रोसेसेस जो ये एक्चुअल, अब यार देख नहीं, अक्सर प्रोसेस ऐसे हैं जिनका नाम भी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, मीडी बैकअप डी हेल्पर, एमडी वर्कर, एप्पल यूजर, HID ड्राइवर्स, com.apple स्पेस ट्रस्ट डी, मतलब जो भी। सो ये बैकग्राउंड के प्रोसेसेस हैं जो कि मेरा एप्पल का मैक ओएस चला रहा है। सो दीज आर प्रोसेसेस या टास्क जो कि वो चला रहा है। और आप ये देख सकते हैं प्रोसेसेस 434 चल रहे हैं मेरे ओएस पे इस वक्त। इसी तरह आप विंडोज पे हैं तो विंडोज पे टास्क मैनेजर में आप देख सकते हैं सारे प्रोसेसेस। वो प्रोसेस है, डॉकर ने क्या किया, प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया। इवन अगर मैं यहाँ पे कंटेनर चलाऊंगा, वो यहाँ पे एज अ प्रोसेस शो होगा, ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा प्रोसेस है, लेकिन शो जरूर होगा, बट वो चल एक रिस्ट्रिक्टेड वे में रहा है, एक आइसोलेटेड वे में रहा है। मैं अगर कोई भी यहाँ पे कंटेनर चलाता हूँ, वो मुझे मेरे होस्ट ओएस में एज अ प्रोसेस शो होगा। ये अगेन कंफर्म्ड बात है, क्योंकि कंटेनर्स चलते ही, हाँ मेरे केस में शायद ना हो, क्यों, क्योंकि मेरे कंटेनर्स चल रहे हैं एक वीएम पे। मैंने अगेन आपको वो दिखाया था कि मेरे कंटेनर्स चल रहे हैं वीएम पे। सो फॉर एग्जांपल ये मेरी वो जो वीएम के स्पेक्स हैं, सो ये सब कुछ चल रहा है एक वीएम के ऊपर। मेरे केस में हाँ वो शायद शो ना होगा, मैं अगर यहाँ पे कंटेनर रन करूँ तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा, बिकॉज इट विल बी रनिंग इन द वीएम, नॉट ऑन माय होस्ट ओएस। सो प्रोसेस एक टास्क होता है जो भी ओएस चला रहा है वो चीज। और माइक्रो सर्विस क्या है, माइक्रो सर्विस ऑब्वियसली उसके अंदर आप एक अपना प्रोसेस डिफाइन करेंगे, अपनी जावा की ऐप है, पाइथन की ऐप है, कोई और ऐप है, कोई डेटाबेस है, तो वो एक प्रोसेस चलाएगा, मतलब दैट माइक्रो सर्विस विल बी रनिंग 1 or 2 प्रोसेसेस ऑफ इट्स ओन। ये जावा की ऐप चला रहा है, वो कुछ भी चला रहा है, एंड देन कम्स द एप्लीकेशन। और ये अगेन दिस इज नॉट हार्ड कोड टर्मिनोलॉजी, कि ये नहीं कि आप अगर इंटरव्यू में कोई आपसे पूछते हैं, हो सकता है उसकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो, वो कोई और टर्मिनोलॉजी से, अगर वो कहते हैं ना एप्लीकेशन चला दो, वो हो सकता है एप्लीकेशन चला दो से उसका कोई और मतलब हो। मैं मतलब एक अपनी टर्मिनोलॉजी तो खैर नहीं, मतलब वाइडली यूज टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन जब हम बात करते हैं इन अ माइक्रो सर्विसेज वर्ल्ड, तो उस, और ऑब्वियसली मैं माइक्रो सर्विसेज से रिलेटिवली बात कर रहा हूँ, कि जब एक एप्लीकेशन की बात होगी तो उसका मतलब ये होगा कि इट कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज। एक माइक्रो सर्विस की बात नहीं हो रही, मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज की बात हो रही है। जब मैं कहूंगा माइक्रो सर्विस, दैट मीन्स अ सिंगुलर आइसोलेटेड एप्लीकेशन या आइसोलेटेड माइक्रो सर्विस जो कि इंडिपेंडेंटली मतलब चल रही है बाकियों से। क्योंकि ऑब्वियसली दराज एक पूरी एप्लीकेशन है, उसके बैकएंड पे कितनी माइक्रो सर्विसेज हैं वो एक अलग चीज है, बट है तो वो एक एप्लीकेशन। फ्रॉम यूजर परस्पेक्टिव, मैं दराज का यूजर हूँ, मुझे क्या पता कि बैकएंड पे 100 माइक्रो सर्विसेज हैं, 50 हैं, या मोनोलिथिक है, इवन मोनोलिथिक है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उसका एक यूजर हूँ। एप्लीकेशन इक्वल्स टू API GW, नहीं देखिए आप लोग क्यों उसको कंफ्यूज कर रहे हैं, एपीआई गेटवे का इससे क्या लेना देना, एपीआई गेटवे का इससे कोई लेना देना नहीं। एक एप्लीकेशन है, मैंने गूगल पे, मैं ऐप स्टोर में गया, मैंने दराज डाउनलोड कर ली, दराज एक एप्लीकेशन है, मैं दराज की वेबसाइट पे गया हूँ दराज.pk पे, तो वो एक एप्लीकेशन है मेरे लिए, मैं उसका यूजर हूँ, एक एप्लीकेशन है, आई एम यूजर ऑफ दैट एप्लीकेशन। इसके बैकएंड पे 50 माइक्रो सर्विसेज हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, चाहे मोनोलिथिक हो, चाहे माइक्रो सर्विसेज हो, या कुछ भी हो, what effect does it make on my usage, on my consumerness? इसी तरह फूड पांडा है, फूड पांडा इज वन एप्लीकेशन फॉर मी,
इसको कंफ्यूज ना करें हमारी टर्मिनोलॉजी से। वो एक एप्लीकेशन है, उसके बैकएंड पे जितनी मर्जी माइक्रो सर्विसेज हो, हमें उससे क्या लेना देना। मतलब एज अ यूजर मुझे क्या फर्क पड़ता है कि दराज की 50 माइक्रो सर्विसेज हो या 100 हो। वो एक एप्लीकेशन है हमारे लिए। और अगेन ये मैं आपको सिर्फ अपने लिए बता रहा हूँ कि जब जब मैं एप्लीकेशन की बात करूंगा इस कोर्स में, उसका मतलब होगा कि एक से ज्यादा माइक्रो सर्विसेज होना उसकी। और जाहिर सी बात, जब एक एप्लीकेशन होगी विच विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज, उन माइक्रो सर्विसेज की आपस में कम्युनिकेशन तो होगी ना। अगेन यू आर गोइंग ऑन द टर्मिनोलॉजी एज इट इज। टर्मिनोलॉजी से ज्यादा कॉन्सेप्चुअली देखेंगे। जब हमने माइक्रो सर्विसेज की बात की थी, हमने यही कहा था ना कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी, एपीआई कॉल्स होंगी। वो एक दूसरे को एपीआई कॉल करेंगे, तो एपीआई कॉल करने के लिए दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल होना जरूरी है। तो डॉकर नेटवर्क्स वही चीज इनेबल करते हैं। इंटर कम्युनिकेशन नेवर लीव्स। अच्छा, इसमें अब यही वाली एक बहुत बड़ा फायदा है सिक्योरिटी के लिहाज से कि जब दो कंटेनर आपस में बात कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन नेवर लीव्स द होस्ट, आपके होस्ट से बाहर नहीं जा रही, क्योंकि वो कंटेनर्स चल ही आपके होस्ट पे रहे हैं और उनकी आपस में इंटर कम्युनिकेशन हो रही है। तो दैट कम्युनिकेशन विल नेवर लीव द होस्ट। तो सिक्योरिटी वाइज ये एक काफी बेहतर चीज है, बिकॉज कोई बंदा आपका डाटा हैक कर ही नहीं सकता, चाहे बेशक वो आपकी इंटरनेट पे या आपके ओवर द नेटवर्क वो लगा के बैठा भी हो, पैकेट कैप्चर या कोई भी चीज को। बट ये तो कम्युनिकेशन सारी हो ही इंटरनल रही है। अभी हम बट देखेंगे तो, जी जी। अगर वो मींस कि होस्ट का ही आईपी यूज करते हुए कम्युनिकेट कर रहे हैं उस केस में। देखिए, होस्ट का आईपी की बात ही है। आईपी तो तब आएगा जब वो पब्लिक पे जा रहे होंगे, या सही। आप होस्ट नेटवर्क की बात कर रहे हैं। जी जी, खैर मैं उसमें ये जी अभी हम इसको डिटेल में करते हैं, आपको मतलब क्लियर हो ठीक। जाएगा आगे की चीज। ऑल एक्सटर्नली एक्सपोज पोर्ट्स क्लोज। तो अगेन जब आप ये कंटेनर चला रहे होंगे तो उसकी बाकी सारी पोर्ट्स बंद होंगी बाय डिफॉल्ट। सिर्फ जो आप ओपन करेंगे, जिनके दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहे होंगे, सिर्फ वो ओपन होंगी। यू मस्ट मैनुअली एक्सपोज वाया -p। तो वही मैंने जैसे बताया कि जो सी आप ओपन करते हैं सिर्फ वही उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होगी, बाकी आपके लोकल होस्ट की कोई भी पोर्ट एक्सपोज ही नहीं हो रही। तो अभी हमने कमांड लाइन में सिंगल पोर्ट एक्सपोज की है, तो अगर मल्टीपल करनी हो तो क्या तरीका है? और फॉर एग्जांपल अगर हमने वीएम रन कर कंटेनर रन कर दिया और बाद में उसका पोर्ट ओपन करना है, तो उसका क्या तरीका है? अभी देख लेते हैं। अब जो आप मल्टीपल पोर्ट्स करनी है तो -p के मल्टीपल फ्लैग्स लगाते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। -p एक पोर्ट कॉलन वन पोर्ट, फिर -p वन पोर्ट कॉलन वन पोर्ट। और रनिंग कंटेनर में से फिर पोर्ट एक्सपोज उस तरह से नहीं हो सकती वो, क्योंकि आपको बंद करके डिलीट करके दोबारा बनाना पड़ेगा, ओके। क्योंकि आपने बनाते हुए नहीं उसको बताया, तो वो करना पड़ेगा। कंटेनर्स शुडंट रिलाई ऑन आईपीज फॉर इंटर कम्युनिकेशन। अब अगेन कभी भी आप, ये सिर्फ कंटेनर्स की बात नहीं है, कहीं पर भी अगर आप मतलब यू एज अ डेवलप्ड इंजीनियर आर इम्प्लीमेंटिंग समथिंग, सो इट्स नेवर अ गुड चॉइस कि आप आईपीज की कम्युनिकेशन करवा रहे हो। अगर मैं आपको कहता हूँ google.com पे जाएं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि google.com विल रिजॉल्व टू एन आईपी एक्चुअली। लेकिन क्या गूगल आपको एक आईपी देता है कि यार जब गूगल पे जाना हो तो ये आईपी क्लिक पे जाना तो तुम्हें गूगल मिल जाएगा? नेवर, because it's never a good practice to rely on IPs for communication. So आपने भी कभी भी IPs पे रिलाई नहीं करना। DNS is the key to easy inter-container communication or any communication for that matter। वैसे ये हम कंटेनर्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इंटर कंटेनर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, बट इन एनी कम्युनिकेशन कभी भी आप, जैसे ये है तो ये xkelly.draw.com का नाम है, उन्होंने कोई आईपी नहीं दी मुझे कि तुम इस आईपी पे जाओ और चीजें चलाना शुरू कर दो। DNS फॉर फ्रेंडली नेम्स इज बिल्ट इन इफ यू यूज कस्टम नेटवर्क। तो अब अच्छा, अभी हम इसकी बात करते हैं। और ये भी खैर मैं भी आपको समझा देता हूँ पहले होता क्या है। इससे भी पहले ये वाले, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंटेनर चलाता हूँ। अच्छा, ये एक फ्लैग क्या करता है, -rm का फ्लैग, ये करता है कि जैसे ये कंटेनर एग्जिट होगा वो उसको रिमूव भी कर देगा।
इसका फायदा क्या है कि अगर मैं ये नहीं डालता हूं तो मुझे बार बार ये कंटेनर रिमूव खुद करना पड़ेगा, क्योंकि वो नेम का एरर देगा मुझे अगली दफा कि यार यू ऑलरेडी हैव अ कंटेनर विद द सेम नेम। जब मैंने बाद में दोबारा चलाना होगा इसी नाम से कंटेनर, तो मुझे मैन्युअली ये कंटेनर रिमूव करना पड़ेगा। तो ये फ्लैग क्या करता है, जैसे ही ये कंटेनर एग्जिट होगा इसको रिमूव भी कर देगा। तो इसलिए मैं मतलब ये वाला फ्लैग यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कंटेनर चलाया हुआ है, ये मेरा CentOS 1 के नाम का एक कंटेनर चल गया। यहाँ पे मेरा CentOS 2 के नाम का एक और कंटेनर चल गया। मैं अगर करता हूँ पिंग CentOS 1, पिंग क्या करता है, सिर्फ उसकी आईपी गेट करेगा और उसको एक नेटवर्क कॉल करेगा सांस से अल्फाज में, सिर्फ देखेगा कि क्या मेरे उसके साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। जिनको पिंग का अगर नहीं पता तो पिंग सिर्फ ये चेक करता है कि क्या मेरी कम्युनिकेशन दूसरे नेटवर्क के साथ पॉसिबल है कि नहीं। तो मैं जब ये करता हूँ वो कहता है CentOS 1 सर्विस नॉट नोन। क्यों हुआ कि एक कंटेनर दूसरे कंटेनर के साथ बात नहीं कर पा रहा? बिकॉज मैंने आपको कहा था कि जब भी एक कंटेनर चलता है बाय डिफॉल्ट वो एक अपने नेटवर्क पे चल रहा होता है, एक बिल्कुल प्राइवेट नेटवर्क पे चल रहा होता है। सो दिस कंटेनर इज रनिंग इन अ प्राइवेट नेटवर्क ऑफ इट्स ओन, दिस कंटेनर इज रनिंग इन अ प्राइवेट नेटवर्क ऑफ इट्स ओन। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते उस तरह से। बट एक तरीका है इनको करवाने का, वो क्या है, डॉकर इंस्पेक्ट दिस, और मैं इसकी आईपी निकाल लूँ। डॉकर इंस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके कंटेनर के बारे में, और मुझे इधर से अपने इस कंटेनर की आईपी एड्रेस मिल गया CentOS 1 वाले का। मैंने CentOS 1 वाले को इंस्पेक्ट किया, मुझे उसकी आईपी मिल गई और मैं पिंग करता हूँ इस आईपी को। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ से ये रिस्पॉन्स आ रहा है, आप देख सकते हैं। सो दिस कंटेनर इज एबल टू कम्युनिकेट विद दिस कंटेनर ओवर द आईपी। बट अभी मैंने आपको बताया कि आईपी पे रिलाय नहीं करते, आईपी कम्युनिकेशन इज नेवर रिलायबल। व्हाई? क्योंकि ये कंटेनर मैं एग्जिट कर दूंगा, ये रिमूव हो जाएगा, कल को नया कंटेनर बनेगा इस नाम से, उसकी तो आईपी डिफरेंट होगी। क्या मैं बार बार CentOS 2 में जाके चेंज करता रहूंगा आईपी? इसको आप अब अगर माइक्रो सर्विसेज में लेते हैं तो दिस इज माइक्रो सर्विस 1, दिस इज माइक्रो सर्विस 2। 2 ने 1 को कॉल करनी है, 1 का आईपी चेंज हो गया, तो क्या मैं 2 का कोड चेंज करूंगा कि यार 1 की आईपी को मतलब अपडेट करने के लिए? ना, यू टेल मी, क्या ये कोई अच्छी प्रैक्टिस है कि मैं आईपी पे अगर रिलाई करूं कम्युनिकेशन के लिए? अच्छा, आपने अभी कहा था कि जब आप VM उसको कंटेनर को रन करते हैं तो वो अपने प्राइवेट नेटवर्क पे रन करता है। जब प्राइवेट नेटवर्क पे रन कर रहा है तो ये आईपी एक्सपोज कैसे है बाहर, या ये नेटवर्क एक्सपोज कैसे है जिसको हम पिंग कर रहे हैं सर? क्योंकि ये जो प्राइवेट नेटवर्क है तो कंट्रोल तो डॉकर से ही हो रहा है ना। अगर मुझे उसकी आईपी मिल गई है, प्राइवेट आईपी की उसकी एक आईपी मिल गई है, तब तो मैं उसको विद इन द डॉकर नेटवर्क रीच तो कर सकता हूँ थ्रू इट्स आईपी, नॉट थ्रू इट्स नेम। अच्छा, मैं ठीक नेम है। के थ्रू नहीं कर पा रहा, थ्रू इट्स आईपी, क्योंकि मुझे उसके हैं तो दोनों ही इंटरनल नेटवर्क पे ना। जैसे कि मेरे CMD, तो आप देखेंगे वो एको करके एग्जिट कर गया, वरना हमने नॉर्मली क्या देखा था कि युबंटू की इमेज परसिस्ट करती थी। युबंटू की इमेज जहाँ पे आपको एक बैश खोल के दे देती थी, मतलब हम लोगों ने शुरू में हमेशा यही देखे ना, जब भी आप युबंटू की इमेज रन करते हैं इट ऑलवेज ओपन द बैश। बट इस केस में क्या हुआ, मैंने क्योंकि एंट्री पॉइंट में एको और CMD में ये पास किया तो वो अपनी कमांड रन करके कंटेनर एग्जिट कर गया। अगला पॉइंट मैं क्या देखता हूं कि मैंने एंट्री पॉइंट में सारी कमांड दे दी और CMD में लेट्स से मैंने लिख दिया VR5, और मैं अब आपको ओवरराइड करके भी दिखाता हूं। तो आप ये देखते हैं ये उसने, अच्छा बैच 7 है, मैं बैच 10 लिख देता हूं। अच्छा, CMD को अगर आपने रन टाइम पे ओवरराइड करना है, अभी तो आप देखें मैंने एक डॉकर इमेज बनाया है ना प्रॉपर, हालांकि मैंने तो आपको कहा था, मतलब आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर दिस इज, आप हमें कह रहे हैं कि ये रन टाइम कमांड है, रन टाइम कमांड है तो व्हाई आर वी डिफाइनिंग अ डॉकर फाइल फॉर देम? डॉकर फाइल तो नया डॉकर इमेज बनाने के लिए होती है।
अगर ये रन टाइम कमांड्स हैं तो आपने रन टाइम पे क्यों नहीं चेंज की? मतलब व्हाई डू यू हैव टू बिल्ड अ न्यू डॉकर इमेज? मतलब आपका ये क्वेश्चन बनता था, जो कि आप लोगों ने नहीं किया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो मैं कर? बेसिकली हम इसको मतलब इमेज का पार्ट ही बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस पे इमेज का पार्ट नहीं बनाएंगे तो फिर हमें वही होगा कि पहले कंटेनर लोड होगा और फिर हम कोई कमांड रन करेंगे जो भी हम करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, ये है, देखें ये रन टाइम कमांड्स है, ये रन टाइम पे चेंज हो सकती हैं। मैंने ये डॉकर फाइल का पार्ट क्यों बनाई? सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए। मैं आपको यही सारा कुछ युबंटू से करके भी दिखाऊंगा। मतलब आप युबंटू से ये चीजें कर सकते हैं, युबंटू की इमेज से। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये एंट्री पॉइंट अलग और सीएमडी अलग समझा रहा हूँ। बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ, देखें सीएमडी कैसे ओवरराइड होता है। अभी मैंने सीएमडी क्या दिया हुआ है? वी आर फाइन। लास्ट टाइम मेरी आपसे एक दफा लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हसन थे, उनसे मेरी एक डिस्कशन हो रही थी। जब हम इमेज का नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल इधर ही मैं लिखता हूँ डॉकर रन -IT -P 8080:80 -V, मतलब वॉल्यूम भी आपने दे दिया, माइनस नेटवर्क दे दिया, फिर इमेज का नाम दे दिया। डॉकर को कैसे पता चलता है कि इमेज का नाम किधर लिखा हुआ है? साथ ही बल्कि इधर आपने ये भी दे दिया डैश नेम का भी एक फ्लैग दे दिया कि कंटेनर नेम। डॉकर की कमांड को कैसे पता चलता है कि इमेज का नेम कहां पर दिया हुआ है और कंटेनर का नेम कहां पर दिया हुआ है? और अगर मैं ये चीज लिख दूं कि डॉकर रन -IT -P पोर्ट -वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर बता दिया, फॉर एग्जांपल PSQL:/data इमेज नेम डैश है, तो ये नहीं चलेगा, ये कभी भी नहीं चलेगा, ये एरर देगा एक। तो डॉकर को कैसे पता चलता है कि इमेज का नाम कहां पर दिया हुआ है और उसके आगे कोई फ्लैग देना मतलब एरर आएगा उसकी वजह से? क्योंकि ये लेयर से पता चलता है किस लेयर पे क्या नहीं डिफाइन। नहीं देखें ये सब रन टाइम कमांड्स है, इसका इमेज से एज सच कोई लेना देना नहीं है। ये सारी रन टाइम, वॉल्यूम एक रन टाइम कमांड है, रन टाइम पे आप एक वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं, रन टाइम पे आप एक नेटवर्क डिफाइन कर रहे हैं, रन टाइम पे आप एक अपने कंटेनर के लिए नाम डिफाइन कर रहे हैं। होता क्या है कि जहां पर भी आपने इमेज नेम दिया होगा उसके आगे आप कुछ भी लिखते हैं 1 2 3 AST कुछ भी, चाहे फ्लैग ही दे देते हैं वॉल्यूम का, वो डिफॉल्ट CMD को ओवरराइड कर देगा। इमेज के नाम के आगे कुछ भी लिखा होगा वो डिफॉल्ट CMD को ओवरराइड कर देगा। जैसे कि अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं, हेलो बैच 10, तो आप देख सकते हैं ये चीज पहले जब मैंने चलाई थी तो वो वी आर फाइन लिखा हुआ आया था। वी आर फाइन क्यों आया था? क्योंकि CMD में वी आर फाइन था। ये CMD एंट्री पॉइंट के साथ अपेंड हुआ था, एज एन आर्ग्यूमेंट इसको पास हुआ था। तो पूरी कमांड क्या बन गई थी? एको हेलो दिस और वी आर फाइन। अब मैंने क्या किया, इमेज का नाम मेरा ये है, इसके आगे मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी, मतलब दैट कैन बी एनीथिंग दैट वुड ओवरराइड द डिफॉल्ट CMD। आप देख सकते हैं मैंने हेलो बैच 10 लिखा, तो हेलो बैच 10 यहाँ पर CMD ओवरराइड कर दिया उसने वी आर फाइन वाली लाइन को। तो पूरी कमांड क्या बन गई? एंट्री पॉइंट एंड दिस CMD पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू दिस एंट्री पॉइंट। सर ये तो ऐसे ही है कि जैसे एक डायनेमिक वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसमें जो है वो यूजर से इनपुट लेके वैल्यू इंटर करते गए, सॉर्ट ऑफ। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि कंटेनर जब चल रहा है, जब आप अपनी एप्लीकेशन की बात करेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन में तो एनवायरनमेंट वेरिएबल से वो काम कर सकते हैं। डॉकर को कैसे पता चलेगा कि मैं जब कंटेनर चलाऊंगा मैंने कौन सी एप्लीकेशन चलानी है? आप अपनी एप्लीकेशन में तो हैंडल कर लेंगे कि भाई ये एनवायरनमेंट वेरिएबल आ रहा है, ये वेरिएबल आ रहा है, इसमें रन टाइम पे ये वैल्यू आएगी तो ये होना चाहिए।
डॉकर को क्या पता कि मैंने जब कंटेनर चलाना है तो मैंने आपकी एप्लीकेशन चलानी है, या मैंने एक बैश चलाना है, या मैंने इंजन एक्स चलाना है, या मैंने कुछ और चलाना है, या मैंने सिर्फ एको कराना है। तो वो सर एंट्री पॉइंट में आप देंगे, मतलब जो भी आप एंट्री पॉइंट में डिफाइन कर देंगे। तो वो वही ना, वो आपका कॉम्बिनेशन है ना, एंट्री पॉइंट और सीएमडी दोनों का कॉम्बिनेशन है वो। जोन सी भी फर्स्ट कमांड चलनी चाहिए जब आपका कंटेनर चले। अब वो अगर आपकी जावा की एप्लीकेशन है तो जावा की एप्लीकेशन में आपका एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, जावा डैश जार, जावा आगे जो भी आपकी एप्लीकेशन डॉट जार की फाइल है। और इस केस में सीएमडी में क्या होगा सर? अब वही ना, अगेन दिस इज ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू वांट। आप चाहें तो एंट्री पॉइंट में जावा दे दें, सीएमडी में ये चीजें दे दें, और वो कॉम्बिनेशन मतलब क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है ना, आप किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। आप चाहें तो ये बना सकते हैं, आप चाहें तो ये बना सकते हैं कि एंट्री पॉइंट में जावा डैश जार, सीएमडी में ऐप डॉट जार सिर्फ। सर इससे तो ये समझ आ रही है कि आपने अगर कोई चाहते हैं कि आपको एक इमेज रन और एप्लीकेशन भी डायरेक्टली रन हो जाए, तो वो आप एंट्री पॉइंट में ही दें, बजाय इसके कि सीएमडी को यूज करें मतलब एज आर्गुमेंट, क्योंकि वो तो बिल्कुल सही, ओवरराइड हो जाएगा अगर आप कुछ लिखेंगे। सही 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 सही, एक क्लास से आपकी बात ठीक, लेकिन अब मैं आपको उसका फर्क बताता हूँ ना, उसका नुकसान क्या है। तो ये आपका मतलब एक चीज होगी, आपने ये डिफाइन कर दी। लेकिन अब जैसे ये वाली चीज थी, अब मेरा आप अभी यूज केस समझे। मेरा यूज केस अभी क्या है कि मैं एक इमेज बनाना चाहता हूं जो मैं सारे बैच के स्टूडेंट्स के लिए बना दूं कि यार कल को कोई नया बैच आता है, कुछ भी आता है, तो मुझे बार बार इमेज चेंज ना करनी पड़े। अच्छा खैर अभी हम देख लेते हैं, पहले मैं आपको आखिरी तरीका दिखा दूं। आखिरी तरीका क्या है कि मैंने एंट्री पॉइंट एम्प्टी कर दिया, सब कुछ सीएमडी में पास कर दिया। मैंने इसको दोबारा इमेज को बिल्ड किया और दोबारा रन किया। इसको अभी मैं खत्म कर देता हूँ, तो वही देख सकते हैं, हेलो हाउ आर यू। सब ने एक ही चीज प्रिंट की है, इसने भी वही प्रिंट किया था, इसने भी वही प्रिंट किया, इसने भी वही प्रिंट, मतलब तीनों एक ही काम कर रहे हैं। बट व्हाट इफ आई वांट अ जेनेरिक सॉल्यूशन, वही वाली बात कि यार कल को जितने मर्जी बैच आते जाएं, मुझे एक जेनेरिक इमेज चाहिए जिसको मैं यूज करके हर बैच को ग्रीटिंग्स दे सकूं। सो व्हाई नॉट हैव अ जेनेरिक एंट्री पॉइंट, hello how are you students of batch number, and I just change 10 over here, तो अब वो बैच 10 हो गया। कल को बैच 11 आए, आई जस्ट चेंज ओवर हेयर, तो वो बैच 11 आ गया। कल को बैच 12 आए तो 12 लिखा तो वो बैच 12 के लिए चल गया। सो एंट्री पॉइंट और सीएमडी दो कमांड्स होने का मकसद ही ये है, या एक बेटर तरीका ये है, एंट्री पॉइंट में जेनेरिक कमांड दी जाए, जैसे कि जावा डैश जार, दिस इज अ जेनेरिक कमांड। रन टाइम पे आप ऐप डॉट जार की जगह ऐप टू डॉट जार चलाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, या ऐप की जगह टेस्ट डॉट जार चलाना चाहते हैं, तो आप रन टाइम पे यूं करके चेंज कर सकते हैं, टेस्ट डॉट जार लिख देंगे तो पूरी कमांड क्या बनेगी, जावा डैश जार टेस्ट डॉट जार। और एंट्री पॉइंट को भी चेंज किया जा सकता है, डैश डैश एंट्री पॉइंट बैश, और ये मैंने इधर लिख दिया एंट्री पॉइंट वर्सेस सीएमडी। और आगे मैंने अभी मेरी सीएमडी क्या थी, 7 है ना, तो 7 की जगह मुझे यहाँ पे एम्प्टी देना पड़ेगा, बल्कि बैश देना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं, अभी पता है क्या हो रहा है, एंट्री पॉइंट में मैंने बैश दे दिया है, सीएमडी में मेरे 7 पास हो रहा है। तो वो इसीलिए कह रहा है कि भाई ये तो कोई 7 जो है बेसिकली इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल, तो इसीलिए वो फेल कर रहा है। तो मैं वही देख रहा हूँ कि इसको एम्प्टी कैसे पास किया जाए, बैश डॉक्टर रन माइनस IT एंट्री पॉइंट बैश। हाँ, तो आप देख सकते हैं अब बेसिकली मेरी वो चल गई। अब मैं आपको जो वो वाली बात करता है कि मैं आपको यूबंटू से सब कुछ करके दिखाता हूँ, उसके लिए क्या होगा, एंट्री पॉइंट एको और यूबंटू, और सीएमडी में मैं आके क्या लिख देता हूँ, हेलो हाउ आर यू
बैच नंबर 10। श्योर, एक स्ट्रिंग में मुझे पास करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यूज, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं युबंटू की इमेज यूज कर रहा हूं, उसका डिफॉल्ट एंट्री पॉइंट मैंने एको कर दिया और CMD में मैंने ये पास कर दिया। तो जो आपका क्वेश्चन था लास्ट टाइम कि यार इंजन एक्स की इमेज चलाता हूं तो इंजन एक्स ही क्यों चलता है, क्योंकि उसके एंट्री पॉइंट में या CMD में ये चीज डिफाइंड होगी कि तुमने इंजन एक्स का प्रोसेस चलाना है जब ये वाला कंटेनर चले। ये याद है ना, किसने क्वेश्चन किया था ओके लास्ट टाइम, किसी ने यही क्वेश्चन किया था कि इंजन एक्स का मैं कंटेनर चलाता हूँ फॉर एग्जांपल, जो डिफॉल्ट में अभी, खैर उसका भी मैं आपको वो चेंज कर देता हूँ, एंट्री पॉइंट चेंज कर देता हूं। मैं जब भी डॉकर रन -it इंजन एक्स करता हूँ तो ये इंजन एक्स बाय डिफॉल्ट कैसे चल पड़ता है खुद ही, मैं तो नहीं चला रहा ना, मैं तो सिर्फ डॉकर का कंटेनर चला रहा हूँ। डॉकर को क्या पता कि जब ये वाला कंटेनर चले तो इंजन एक्स चलना चाहिए, क्योंकि उसके इंजन एक्स के एंट्री पॉइंट में लिखा हुआ होगा कि इंजन एक्स चलाओ। मैं उसका डिफॉल्ट एंट्री पॉइंट लेट से अपडेट कर देता हूँ, बैश कर देता हूँ, अब इंजन एक्स नहीं चला, अब बैश चला है। क्योंकि आपने तो उसका वो तो राइट चला है, कर लेकिन दिया। क्या वो वेब सर्विस उसकी, उसका वेब सर्वर की सर्विस चली होगी जिस पे वो नहीं होस्ट कर रहा होता है एप्लीकेशन को? नहीं चली होगी, वो मैं नहीं अभी आपको चलेगी दिखा वो। देता हूँ। क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस को मैंने स्टॉप कर दिया, मैंने कहा तुमने इंजन एक्स चलाने नहीं, उसका डिफॉल्ट प्रोसेस इंजन एक्स था। बट अब मैं अगर लोकल होस्ट 8080 पे जाता हूँ, अगर चल रहा हो तो यहाँ पे इंजन एक्स सर्व होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ सर्व नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि इंजन एक्स का प्रोसेस ही नहीं चला। इंजन एक्स का प्रोसेस क्यों नहीं चला, क्योंकि मैंने एंट्री पॉइंट में अपना बैश दे दिया, मैंने उस डॉकर को कह दिया कि भाई तुमने वो वाला प्रोसेस चलाना ही नहीं है जो बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है। तो एंट्री पॉइंट इज द डिफॉल्ट कमांड जो कि हमेशा रन होगी, सबसे पहला स्टेप। अक्सर क्या होता है, लोग एंट्री पॉइंट में एक स्क्रिप्ट लिख देते हैं या एक ऐसा कुछ स्क्रिप्ट लिख देते हैं जो कि लेट से आपने शुरू में यूजर्स क्रिएट करने हैं या शुरू में कुछ भी क्रिएट करना है या कोई टेस्टिंग करनी है, कुछ वो चला दिया एंट्री पॉइंट में, फिर CMD से आपने कमांड्स लेके चला दी एक्चुअल मतलब जो भी प्रोसेस आप चलाना चाहते हैं। एंट्री पॉइंट इज ऑलवेज हमेशा, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि एंट्री पॉइंट इज द फर्स्ट कमांड टू रन। CMD उसको आर्ग्यूमेंट में पास होता है, लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, लोग कहते हैं CMD फर्स्ट कमांड होती है जो कि रन होती है, जो कि सही नहीं है, विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंट्री पॉइंट इज ऑलवेज द फर्स्ट कमांड। अगर वो डिफाइन नहीं है, अगर मैं एंट्री पॉइंट एम्प्टी कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इधर ही, अब पता नहीं मुझे एम्प्टी करने देगा कि नहीं देगा, लेकिन मैं इधर करके और CMD में बैश दे देता हूँ, तो अगेन आप देख सकते हैं एंट्री पॉइंट एम्प्टी, यहाँ पर बैश आ गया। सो टोटल कमांड फिर क्या बनी, एम्प्टी बैश। एम्प्टी बैश से मतलब ये एम्प्टी तो खत्म हो गया, तो बैश बन के वो आपको ये बैश खुल गया आपके लिए। So this is the major difference between run, entry point and CMD. अच्छा, एक चीज जहन में आ रही है, वो ये कि लेट्स से आपने यूबंटू की एप्लीकेशन इमेज कंटेनर लिया और आपने एंट्री पॉइंट में किसी रिपोजिटरी को क्लोन किया जो कि आपकी एप्लीकेशन थी, और CMD में आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन कर दिए, तो क्या ये सही प्रैक्टिस होगी? करने को तो हो जाएगा, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं होगी, मतलब अच्छी नहीं होगी। अच्छी प्रैक्टिस वो तो आप जब मतलब प्रॉपर इमेजेस, हम एप्लीकेशन की इमेजेस बनाएंगे उसमें हम क्लोन श्लोन मतलब एज पार्ट ऑफ डॉकर इमेज कभी क्लोन नहीं करेंगे, वो हम कॉपी करेंगे। अभी हम आगे 2-3 कमांड जो हमारी रहती हैं ऐड और कॉपी की, इससे हम देखेंगे कि हम फाइलों को अंदर कॉपी करवाएंगे रादर देन क्लोनिंग एट रन टाइम। मेरा से आज के लिए बहुत है, थोड़ा सा टाइम से ऊपर ही हो गया हम, काफी आज के लिए काफी हाँ हो गया, प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो हम इसकी करते हैं आप कि मैं एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस करता हूँ और कोई सवाल होगा तो फिर मैं स्लैक पे डाल दूंगा। बिल्कुल हाँ, मैं साथ अवेलेबल हूँ, मैं भी हूँ, वरना टीए भी होंगे, हमें टैग कर दीजिएगा बेशक अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो। साथ साथ मैं आपको कहता हूँ मैं भी ये स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ क्या कहते हैं स्लैक पे ही, इसको आप देख ले। हम लोगों ने इमेजेस और डॉकर में डिफरेंस पढ़ा, कंटेनर्स और सॉरी इमेजेस में
एंट्री पॉइंट की ये मतलब पहली ये वाली 4-5 कमांड्स पड़ी हैं, इनको अभी रहने दीजिएगा। ये जो ऐड वर्सेस कॉपी या एन वर्सेस आर्ग है, इनको छोड़ के एंट्री पॉइंट विद सीएमडी की लैब है, मतलब ये एक लैब है, ये है, और शुरू के वो नेटवर्क्स और वॉल्यूम्स की लैब है। मैं इसको अभी शेयर कर देता हूँ फिर आपके साथ उधर। तो अभी के लिए फिर